शिक्षा प्राप्त की और फिर इस गाजियाबाद की धरती में ही उन्होंने वकालत करी। और गाजियाबाद में गंज आर्य समाज जो है, इस आर्य समाज के प्रधान रहे। और 1937 में आजादी से भी पहले 10 साल पहले जिस चुनाव के अंदर 3 करोड़ भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया गया और जिसमें प्रांतीय सरकारें पहली बार इस देश के अंदर बनी, उसमें चौधरी चरण सिंह गाजियाबाद से ही चुनाव जीतकर विधान परिषद उत्तर प्रदेश में पहुंचे। और तब से लेकर 29 मई 1987 तक का 50 साल का उनका राजनीतिक जीवन रहा। इससे पहले गांधी जी का जो आंदोलन है, पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920, उसमें वो आजादी की लड़ाई में जेल गए। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो गांधी जी के आंदोलन में जेल गए और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भी वो आजादी की लड़ाई के अंदर जेल गए। उत्तर प्रदेश में 1947 में जब देश आजाद हुआ, जो सरकारें बनी, सरकार तो 37 से ही कांग्रेस की बननी शुरू हो गई थी और इस कांग्रेस की सरकार के बनने के क्रम को भी चौधरी साहब ने तोड़ा जाकर 1967 में, जब वो संयुक्त विधायक दल से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बने। तो वो 37 से लेके निरंतर जो है संविधान के ये जो अपनी असेंबली जो थी उत्तर प्रदेश की, जिसे उस समय विधान परिषद कहते थे, उसके वो सदस्य रहे। और जब से सरकारें बनी 1947 से वो मंत्री भी रहे, लंबे समय तक मंत्री रहे। और 1967 का जो चुनाव हुआ, उस 1967 के चुनाव के अंदर कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी 198 विधायक लेकर, और दूसरी पार्टी थी भारतीय जनसंघ, जो आज भारतीय जनता पार्टी कहलाती है, इसके 98 विधायक थे। और समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर लोहिया की पार्टी, उसके 44 विधायक थे। कम्युनिस्ट पार्टियों के 2 ग्रुप थे, दोनों के 12-12 विधायक थे। और एक अशोक मेहता का समाजवादी ग्रुप और था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उनके 12 ग्रुप थे। और कांग्रेस पार्टी के अंदर एक मतभेद चल रहा था। चौधरी साहब कई चीजों की डिमांड कर रहे थे जिसको कांग्रेस पार्टी नहीं मान रही। और इस चुनाव के बाद ऐसी स्थिति हुई कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनकी, और दीनदयाल उपाध्याय जो जनसंघ के नेता, इन दोनों की मुलाकात हुई। और पूरे देश के अंदर 9 राज्यों के अंदर गैर कांग्रेस की पहली बार सरकारें बनी, जिसमें चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने। यहां से चौधरी चरण सिंह ने 1967 में कांग्रेस पार्टी छोड़ी, 17 विधायक उनके साथ आए और ये संयुक्त विपक्ष इकट्ठा हुआ और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तब ये जो लॉ है आज की डेट में कि 2/3 संख्या कम से कम टूटने के लिए चाहिए, जो अभी 15 साल पहले तक 1/3 थी, तब ये संख्या नहीं थी। कोई सिंगल विधायक भी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा सकता है। और तब चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के पहली बार 1967 में मुख्यमंत्री बने। 1969 में ये विधानसभा भंग हो गई, दोबारा चुनाव हुए, दोबारा चौधरी साहब एक बार दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर बने। और 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तो चौधरी चरण सिंह समेत जितने भी बड़े उस समय के नेता थे, वो सब के सब गिरफ्तार हुए और लंबे समय तक ये लोग जेल के अंदर रहे। और जिस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को उठाया, संयुक्त विपक्ष इकट्ठा हुआ और एक पार्टी बनी जिसका नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी को उस चुनाव के अंदर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और उसमें प्रधानमंत्री की रेस में जिन लोगों का नाम था, उसमें चौधरी चरण सिंह का नाम भी आ गया था। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने उन्हें ना चुनकर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री चुना। और कुछ ही दिन में इस पार्टी के अंदर मतभेद हो गए और चौधरी चरण सिंह उस पार्टी को से अलग होकर एक सांसदों का ग्रुप लेकर अलग हुए और कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी से समर्थन लेकर प्रधानमंत्री इस देश के बने। तो ये उनका प्रधानमंत्री पद तक का एक साधारण कार्यकर्ता से सफर रहा है। जहां तक विचारधारा की बात है या व्यक्तिगत चरित्र की बात है, चौधरी चरण सिंह जैसा चरित्र आज की डेट में तो शायद किसी नेता का नहीं। कोई एक आदमी भी एक पैसे का भ्रष्टाचार का भी आरोप उन्हें नहीं लगा सकता। उनके पास 2 चेकबुक रहती थी। अगर पर्सनल काम के लिए टैक्सी मंगानी है तो अपने पर्सनल चेकबुक से अकाउंट से पैसे निकालते थे, और पार्टी के लिए निकालनी है तो पार्टी की चेकबुक से पैसा निकालते थे। कोई चारित्रिक दूसरा आरोप उनके ऊपर नहीं लग सकता, एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता, और कोई ज्यादा छल बदल दल की भी राजनीति चौधरी चरण सिंह ने नहीं की। और किसानों के विषय को वो हमेशा महत्व देते थे और उनका ये मानना था, उन्होंने ये बात कही थी कि भारत महर्षि दयानंद और महात्मा गांधी, इन 2 महापुरुषों के रास्ते पर चलकर ही अपने सच्चे गौरव को प्राप्त कर सकता है। और उन्होंने ये बात भी कही कि गांधी जी कहते थे, मरते दम तक कहते थे कि भारत का मतलब है इस देश के गांव, और एक अखबार निकालते थे, ये है असली भारत। और आज हम लोग जानते नहीं है, चौधरी चरण सिंह बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने किसानी के ऊपर, खेती के ऊपर बड़ी बड़ी अंग्रेजी में किताब लिखी
जिनमें से कई किताबें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियों के अंदर भी पढ़ाई गई हैं, जिस चीज की जानकारी बहुत कम लोग जानते हैं। और बहुत अच्छी उनकी इंग्लिश थी, एक गांव की पृष्ठभूमि होने के बावजूद, और ऐसे नेता थे जो पढ़ते लिखते बहुत थे, और हमेशा उनकी जो प्राथमिकता थी वो किसानों के ही मुद्दे थे। उनकी कोशिश ये थी कि उन्हें इस बात का बड़ा शौक था कि देश आजाद तो हो गया, लेकिन देश की सत्ता उन लोगों के हाथों में रही जिनका खेती किसानी से कोई मतलब नहीं है। ये सीधा आरोप उनका जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तरफ होता था। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें समय बहुत कम मिला। मुश्किल से 6 महीने करीब वो प्रधानमंत्री रहे, और 6 महीने का जो उनका कार्यकाल है उसमें उन्होंने 15 अगस्त 1979 को लाल किले से तो भाषण दे दिया था, लेकिन संसद वो फेस प्रधानमंत्री के रूप में नहीं कर पाए। और उसके बाद 1980 में जब दोबारा चुनाव हुए, जनता पार्टी की ये सरकार छिन्न भिन्न हो गई। पहले मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे, फिर चरण सिंह रहे, और दोबारा जो है फिर कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पूर्ण सत्ता में आ गई। और 1987 में चौधरी साहब का निधन हो गया। और वर्तमान में भी जो जितना आप कहें जो तीसरा मोर्चा इस देश में कहलाता है, उसके जितने भी ज्यादातर नेता हैं जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो चौधरी साहब के अनुयायियों की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में लालू और नीतीश की वो पार्टी, ये चौटाला की पार्टी, और अकालियों से भी उनकी बड़ी नजदीकी रही, और कर्नाटक के अंदर जो देवगौड़ा की पार्टी है ये पार्टी, और जो बीजू जनता दल वाली पार्टी है, जनता दल, वो आज मतलब जिन्हें जनता दल के नाम से या समाजवादी पार्टी के नाम से पार्टियां हैं, वो सारी की सारी पार्टी, सारे के सारे अनुयायी चौधरी चरण सिंह के रहे। और उसके बाद उनके निधन के बाद उनके जो अनुयायी थे, जितने चौधरी चरण सिंह के सामने भी ये चीजें रही कि बार बार मतभेद हुआ, पार्टी टूटती रही। चौधरी साहब ने कई बार पार्टी नहीं बनाई, कांग्रेस से वो निकले, एक बार उन्होंने उसका नाम लोक दल रखा, फिर भारतीय क्रांति दल रखा, फिर दलित मजदूर किसान पार्टी रखा, जनता पार्टी के अंदर भी रहे, तो कई बार उन्होंने पार्टी बदली। लेकिन चौधरी साहब की मृत्यु के बाद जो उनके अनुयायी थे, उन्हें सत्ताएं तो निरंतर प्राप्त होती रही, लेकिन वो कभी भी एकजुट नहीं हुई। और उसका सबसे बड़ा जो लाभ मिला वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। और भारतीय जनता पार्टी, मैं इस पर छोटा सा कहना चाहता हूँ, आज जितनी भी ताकतवर बनी है, इसमें 3 नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने सबसे पहले 67 में जनसंघ के साथ गठबंधन किया और 9 राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। दूसरा, जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने 1977 में जनता पार्टी बनाई, उसके अंदर जनसंघ को शामिल किया। और उसके बाद चौधरी चरण सिंह। इन लोगों की ताकत को पाकर भारतीय जनता पार्टी निरंतर ताकतवर होती चली गई। तो चौधरी साहब का ऐसा व्यक्तित्व है जिनसे हम बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। भारत की बात करने वाले, गांव की बात करने वाले, खेती किसानी की बात करने वाले, पिछले 75 साल में जितने भी राजनीतिज्ञ हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें ये नंबर 1। लेकिन इनको समय बहुत कम मिला, जो काम ये कर सकते थे वो काम ये नहीं। और अब इनके अनुयायी हैं, अब देखो वो क्या करते हैं, क्योंकि अब राजनीति बदल भी गई है, अब खेती का मायना भी बदल गया है, क्योंकि हमारे देश जो है ऐसा देश है। और एक काम बहुत बड़ा है चौधरी साहब का, जैसे बिहार राज्य अध्यक्ष जी हमारे बिहार से रहने वाले हैं, बिहार में आज भी जमींदारी प्रथा है। एक एक जमींदार के पास 5-5 हजार एकड़ धरती है। ऐसे ऐसे जमींदार मिलेंगे बिहार के अंदर जिसके पास 20,000 बीघे धरती भी होगी। बात ठीक है सर? उत्तर प्रदेश के अंदर चौधरी साहब ने जमींदारी उन्मूलन किया था 1952। बिहार में नहीं है, बिहार में नहीं है, पंजाब में नहीं है, देश के बहुत सारे इलाके हैं जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ। जमींदारी नहीं है देश में, केवल 3 राज्यों के अंदर जमींदारी पे थोड़ा बहुत रोक लगी है कि जहां बड़े जमींदार से जमीन लेकर छोटे किसानों को बांटी गई है। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह, बंगाल में कम्युनिस्ट, और जम्मू और कश्मीर के अंदर ये शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला का परिवार। अच्छा, इसके अलावा भी आप लोगों ने देखा होगा जितना ये हमारा दिल्ली वाला आंदोलन चला, इसके अंदर जितने भी किसान थे वो सब पंजाब के सिख किसान थे, क्योंकि आंदोलन में वही आदमी जा सकता जिसके घर में 4 पैसे का जुगाड़ हो। पंजाब के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जोत है, सैकड़ों सैकड़ों हजारों बीघे धरती लोगों के पास है। तो केवल 3 राज्यों के अंदर ही भूमि सुधार इस देश में हुआ। जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, इसमें सबसे बड़ा श्रेय चौधरी चरण सिंह को ही है। और अगर वो जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्हें अगर थोड़ा बहुत समय और ज्यादा मिल जाता तो हो सकता है कि वो इस काम को पूरे देश में करने का काम करते, लेकिन वो काम इस देश के अंदर नहीं। तो ये चौधरी साहब के जीवन के कुछ बहुत पक्ष हैं।
और हमेशा कोशिश ये रहती थी कि साधारण आदमी को राजनीति में कैसे आगे। और चौधरी साहब जाट थे, लेकिन जातिवाद को बहुत दुखद मानते थे। जब इन्होंने एमए और एलएलबी की परीक्षा पास कर ली थी तो इन्हें 2 कॉलेजों से, एक जगह से प्रधानाचार्य, एक जगह से उप प्रधानाचार्य पद का ऑफर आया था, लेकिन इन्होंने दोनों जगह से ये कहकर ठुकरा दिया कि उन कॉलेजों के नाम में जाट शब्द लगा हुआ, जातिवादी शब्द लगा हुआ। तो चौधरी साहब का ऐसा व्यक्तित्व था। और जिस समय गाजियाबाद में रहते थे तो एक जाटल को इन्होंने अपना रसोईया रखा था, जातिवाद का तोड़ करने के लिए, ये मैसेज देने के लिए कि जाति प्रथा जो मानव कर्तव्य नहीं है और हिंदू धर्म का भी इससे कोई मतलब नहीं है। बाद में ये शामिल हुई है। और जब इनके बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने ये कहा दूसरे समाज के लोगों से कि मैं अपने बच्चों के अंतर जाति विवाह करना चाहता हूं। तो इसमें लोग उनसे बड़े नाराज हुए, उनकी बरादरी के लोग भी नाराज हुए, कहने लगे गांव देहात की जैसे मानस होता है कि ये अब जो है इनका दिमाग चल गया, ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो कई बच्चों की उनकी शादियां अंतरजातीय विवाह भी चौधरी साहब ने की। तो चौधरी साहब एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनसे जो है आज की पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती। सबसे बड़ी बात जो थी उनकी वो ईमानदारी की जो थी। ऐसा होता था कि जब पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग होती थी तो वहीं चौधरी साहब डिमांड करते थे कि हमें आर्थिक रूप से सहयोग दो, यूं झोला फैला देते थे और जितना भी पैसा पोटली में आता था उसके सबको वहीं के वहीं गिनवाते थे और वहीं उसकी सार्वजनिक घोषणा करते थे कि आज की इस बैठक में इतना रुपया प्राप्त हुआ है जो राजनीतिक पार्टी को चलाने के काम आगे आए। तो ये चौधरी साहब के बारे में मैंने कुछ बातें आप लोगों से कही, और भी जो आप लोग इंटरनेट पर खोज कर उनके बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो तमाम चीजों को समझें और उनसे एक प्रेरणा लेने का काम करें। क्योंकि ये माना गया है कि एक आदमी 10, 20, 50, 100 साल जीता है, चला जाता है, लेकिन उसकी सोच, उसके विचार वो हमेशा जीवित रहते हैं। और आदमी का मरना और दुनिया में कोई भी चीज जो बनी है उसका नष्ट होना तय है, लेकिन एक विचारधारा कभी भी खत्म नहीं होती। तो उनकी विचारधारा को हम अपना उनकी किताबें जो आप गूगल पे जाके देखेंगे तो उनकी कई किताबें उन्होंने खेती के बारे में लिखी हैं, जिनसे जो लोग खेती करना चाहते हैं या किसान आंदोलनों में काम करना चाहते हैं वो तो तमाम चीजों को भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये चौधरी साहब के बारे में मैंने 2-3 बातें कही। अब मैं कुछ और भी हमारे साथी हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा करके बुलाऊंगा।